नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। 2016 में जब अदालती फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो उन्होंने एक बयानिया बड़ी शिद्दत से और बड़ी कोशिश से और बड़ी तंदोही से अपना बयानिया आगे बढ़ाया था और ये कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो। उन्होंने अपनी जो सारी सियासत और जो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी उन्होंने इस एक नारे में समोने की कोशिश की थी। उनका मतलब ये था कि जब तक आप वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे मुल्क के अंदर कोई तब्दीली की राह नहीं देखी जा सकती और ना ही कोई तरक्की हो सकती है, ना ही कोई तब्दीली आ सकती है, ना ही मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना ही कौम आगे बढ़ सकती है। यानी उन्होंने अपना सारा फ़लसफ़ा इस एक नारे में बयान करने की कोशिश की थी और वो ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। यानी जो खल्क़े खुदा जो चाहती है और जो मुल्क की आवाम चाहते हैं वो अगर उसको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी तो उसके बगैर जो है वो सारी की सारी काविशें और सारा धंधा जो चलाया जा रहा है आवाम के नाम पर वो सारे का सारा जो है वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये इस बयानिए तक पहुंचने तक नवाज शरीफ ने कितना टाइम या समय लिया। 93 में जब ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया अपनी सदारती पावर को इस्तेमाल करते हुए, तो उन्होंने बजाय घर जाने के, क्योंकि वो अवाम में उस वक़्त तक मकबूल हो चुके थे, उन्होंने बजाय इसके कि वो खामोशी से घर जाते, उन्होंने अपना अवाम के पास जाने को तरजीह दी और एक भरपूर मुहिम चलाई अपनी इस जो इक़्तिदार से निकाले जाने के ख़िलाफ़। और वो उस मुहिम को अवाम ने बहुत ज़्यादा पज़ीराई बख्शी, क्योंकि अवाम ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त अपना दौरानिया जो मुद्दत है उनकी 5 साल वो पूरी करें। तो उसके नतीजे में जब अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया और अदालतों से उनको रेस्टोरेशन जो थी उसका हुक्म आ गया और उनकी जो हुकूमत थी वो बहाल कर दी गई। उनकी हुकूमत तो बहाल हो गई लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने उनको दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इसहाक़ खान से उनकी जो थी वो चपकलिश वो पूरे अरूज पर थी और इसमें जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने बीच बचाव करा के दोनों को इस बात पे राज़ी कर लिया कि दोनों इस वक्त जो है वो अपने अपने ओहदों से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें और अवाम नवाज शरीफ जो हैं दोबारा अवाम के पास जाएँ मैंडेट लेने और इसहाक़ खान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें सदारत से। तो उसके नतीजे में जब नवाज शरीफ साहब हालांकि अवाम में उनको पज़ीराई हासिल हो चुकी थी, इसके बावजूद जो इलेक्शन था उसको इस तरह से इंजीनियर किया गया या इस तरह से उसको इलेक्शन को जो है तरतीब दिया गया कि नवाज शरीफ साहब वो इलेक्शन न जीत सके और पीपल्स पार्टी या बेनज़ीर हुकूमत बरसे इक़्तिदार आ गई। उस लम्हे नवाज शरीफ साहब ने जो पहली बार एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी कमर पे लात मारी थी उसका दर्द जो था उन्होंने शिद्दत से पहली बार महसूस किया और उन्होंने ये जान लिया कि अगर वो अवाम में मकबूल भी हो जाएं तो इसके बावजूद उनका मकबूल होना भी किसी काम नहीं आ सकता जब तक कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको आगे आने के लिए या आगे लाने के लिए जो वो मजबूर ना हो जाए या वो ये ना चाहे कि नवाज शरीफ साहब बरसे इक़्तिदार आएँ। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो फिर वो बरसे इक़्तिदार आ सकते हैं। अवाम का जो है उस वक़्त तक अवाम की जो हमायत है वो इनफ नहीं है। अब नवाज शरीफ ये चाहते थे, उनके दिल में ये उमंग जागी क्योंकि अवाम जो थी उनके साथ थी, एक काबिल लिहाज तादाद अवाम की और वोटर जो था वो उनके पीछे खड़ा हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को असल लीडर समझना शुरू कर दिया कि मैं अवामी लीडर हूँ और उसके नतीजे में ताकत जो है वो मुझे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसी तरह जब दोबारा इलेक्शन हुए अपना 90 गालिबन 96 में, तो 96 में जब इलेक्शन हुए, जब बेनज़ीर की हुकूमत दूसरी बार बर्खास्त की गई तो उस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से बरसे इक़्तिदार आ गए। जो ही नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने फिर अमीरुल मोमिन बनने की कोशिश की या उस तरफ अपनी पेशकदमी शुरू की और अपने आप को सही वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दिया और हर तरह से उन्होंने ये साबित किया कि उनके पास अथॉरिटी है
और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को पसंद ना किया कि एक शख्स दो तिहाई अक्सरियत लेके असम्बली में बैठ गया है और वो अपनी पसंद के फैसले कर रहा है और जो कुछ वो चाहता है वो करता चला जा रहा है। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट हमारी बहुत ज़्यादा बददिल हुई। नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि ताकत जो है उस वक्त तक सही मानों में अवामी लीडरों के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक हमारा जो इंडिया है या भारत है उनसे हमारे मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते या जो हमारी उनसे दुश्मनी है वो कम नहीं होती। तो इस सिलसिले में उन्होंने पेशकदमी शुरू की और इंडिया से उन्होंने रॉब रस्म बनाने की कोशिश की। तो उसके नतीजे में वाजपेयी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने दोस्ती बस और दूसरे इकदाम किए और मीनार पाकिस्तान के पास खड़े होकर पाकिस्तान के वजूद को और इस इकदाम को इस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही थी कि ताकत जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी या होने जा रही है या एक मुंतखब लीडर की जो पावर है वो बढ़ रही है। तो उन्होंने उसके नतीजे में बगैर नवाज शरीफ साहब को बताए कारगिल बर्पा कर दिया। अब जो कारगिल था वो इस वक्त आप उसको कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादफ था और जो उससे मामला बिगड़ने शुरू हुए मुशर्रफ के साथ, तो बिल आखिर उन्होंने मुशर्रफ को इक़्तिदार से अपना आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने की जो कोशिश की, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब का तख्ता ही उलट दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। यूँ नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ वाज़े तौर पे मालूम हो चुकी थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी ताकत रखती है और वो किस तरह से उसकी जो ताकत है उसको वो इस्तेमाल करती है और अवामी ताकत जो है वो किस तरह से उसको रोंद डालती है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो थे वो जलावतनी की जब ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उन्होंने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि अब वो एक नज़रियाती शख्स हो चुके हैं या बन चुके हैं। याद रखिए, मैं ये जो लफ्ज़ बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि वो एक नज़रियाती शख्स बन चुके हैं, यानी कि वक्ती फ़ैसले और वक्ती मुफाद और वक्ती जो नताइज हैं उनके लिए अब वो कोई काम नहीं करेंगे। अब वो जो देरपा या जो सही काम है सही तरीके से उसको करेंगे। जो आइन और कानून कहता है, जो जमहूरियत की रूह है, वो उसको समझ चुके हैं कि जब तक उस पर नहीं चला जाएगा उस वक़्त तक जो है वो कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। फ़कत इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार की हवस में जो भी फ़ैसला किया जाएगा उसका नतीजा जो है अल्टीमेटली डिज़ास्टर की शक्ल में रोनमा होगा। तो इसलिए जब ये बातें उन्होंने समझ ली तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब मैं एक नज़रियाती शख्स बन गया हूँ, यानी मैंने इस चीज़ को समझ लिया है कि हकीकत क्या है चीज़ों की और वक्ती फ़ायदे के लिए जो फ़ैसले किए जाते हैं या इक़्तिदार के हसूल के लिए जल्दबाजी में और जो इक़्तिदार के हवस में फ़ैसले किए जाते हैं वो कभी भी देरपा नहीं होते और उसका जो इंजाम है वो बहुत ही बुरा होता है। तो एक तरफ तो उन्होंने मिसाक जमहूरियत वो साइन कर रहे थे, इसी नज़रियाती सोच का नतीजा था कि नवाज शरीफ साहब अब नज़रियाती बन चुके थे। दूसरी तरफ बेनज़ीर जो थी उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए मुशर्रफ पर और इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत किया और लंदन में जब वो साइन हो रहा था तो दूसरी तरफ सेम टाइम के ऊपर बेनज़ीर साहिबा जो है वो मुशर्रफ से जब साइन कर रही थी मिसाक जमहूरियत तो उसमें एक शिक ये भी रखी गई थी कि बैकडोर चैनल के ज़रिए से हम इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज नहीं करेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, रात को जाके उनको नहीं मिलेंगे, यानी जो कुछ भी होगा वो फ्रंट पे सामने टेबल के ऊपर बैठकर होगा और सबके सामने होगा, खुफिया कोई भी साजिश जो है वो नहीं बुनी जाएगी। जब ये मिसाक जमहूरियत जो है साइन हो रहा था तो सेम टाइम पे बैकडोर चैनल भी ओपन था और मुशर्रफ से और उन इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात जारी थे, जो कि अल्टीमेटली मुशर्रफ के साथ जो उनकी डील थी वो अमेरिका के तवस्सुत से वो करवा दी गई और बेनज़ीर जो थी एक तरफ मिसाक जमहूरियत साइन कर रही थी, दूसरी तरफ ये कार्रवाई चल रही थी और उसके नतीजे में वो पाकिस्तान पहुंच गई। अब नवाज शरीफ साहब जो एक नज़रियाती शख्सियत बन चुके थे और वो ये चाहते थे कि जो भी वो काम करें मुल्क और कौम का भी मुफाद सामने रखा जाए और देर पा नताइज जिनके निकलें वो फैसले किए जाएं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उसको इसी के नतीजे में जरदारी हुकूमत को जो है वो बर्दाश्त किया और बल्कि उसका पूरा साथ दिया जो 2008 में इलेक्शन हुए बेनज़ीर की शहादत के बाद। अब 13 में जब नवाज शरीफ साहब बरसे इक़्तिदार आए
तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने एक बार फिर उनको चलता किया और उनको अब की बार चलता करने के लिए अदालतों का सहारा लिया गया और उनके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस इकट्ठी करके उनके ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगाए गए करप्शन के, और सारा सिलसिला कार जो था वो बड़े मजबूत तरीके से अदालती कार्रवाई के ज़रिए से उनको अंजाम तक पहुंचाया गया। अब ये जो वाक़या पेश आया तो ये समझे कि ये नज़रियाती नवाज शरीफ के लिए एक सख्त कोड़ा था जो उनकी कमर पर बरसा, और ये होना तो ये चाहिए था कि ये कोड़ा लगने के बाद नवाज शरीफ साहब अपनी जो इक़्तिदार की जो उनकी ख्वाहिश थी उससे तौबा कर लेते, और अब जो है इस जो कोलों की दलाली है इससे तौबा कर लेते और गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते कि यहाँ पे जो कुछ भी है आप इसको सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सकते, और जो कुछ भी आप करेंगे उसके अच्छे नताइज निकालना एक इंतहाई मुश्किल काम है कि आप सही चलें और सही राह पे चलते हुए आप कुछ अच्छे नताइज जो है वो निकाल सकें या मुल्क की सिमत मुतय्यन कर सकें, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अब उनको जो ये तीसरी या चौथी बार आप समझें, इनको मेरा ख्याल है कि चौथी बार, 2 दफ़ा निकाला गया 93 में, एक दफ़ा वो अदालती फैसले के बाद वापिस आए तो 2 दफ़ा उनको 93 में निकाला गया, एक दफ़ा उनको फिर 99 में निकाला गया, फिर उनको चौथी बार जो है वो उनको 2016 में अदालती फैसले के नतीजे में निकाला गया। तो 4 बार कूचा इक़्तिदार से नवाज शरीफ साहब को रुस्वा करके निकाला गया। एक इंसान की ज़िंदगी में ये मेरा ख्याल है कि ये अनफ होना चाहिए था, उनको पलट के वापस भी नहीं देखना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि ऐसे इक़्तिदार पर मैं लानत भेजता हूँ, मुझे ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसका अंजाम ये हो। खैर ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता उन्होंने यहाँ से जो इलाज के लिए अपने जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया आईनी तरमीम के जो हुई अपना पार्लियामेंट में, उसके नतीजे में डील हुई और नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन जाके बैठ गए। अब जब सूरत हाल दोबारा बदली और एस्टैब्लिशमेंट को नवाज शरीफ की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने जो ही नवाज शरीफ से रब्ता किया तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो एस्टैब्लिशमेंट से भी ज़्यादा सूरत के साथ और ज़्यादा ईगर दिल गिरफ्ता वो पूरे तैयार हो गए कि किसी भी तरह से इक़्तिदार जो है दोबारा वो मिल जाए। अब उन्होंने सारे का सारा जो उनका नज़रियाती जो नज़रियाती हुए थे, जो उनके नज़रियात थे, वो सारे के सारे उन्होंने एक पोटली में बंद किए, और जो वहाँ कोई दरिया है, वहाँ पे जो समुंदर है इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने बहा दिया। तो जो इतने अरसे में जो 4 बार इनसे हुआ था, जो एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ किया था, वो सारे का सारा दरिया बुर्द कर दिया, सारे का सारा बुला दिया, बल्कि एक नए जोश और वल्वले के साथ नवाज शरीफ दोबारा फिर पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उस जो उन्होंने खिदमात पेश की थी उनको अब कैश कराने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए नवाज शरीफ जो है अब दिन रात जो है वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। अब जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, मेरा सवाल ये है कि वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था अब वो किधर चला गया है? आज जब इमरान खान को और उसकी पार्टी को क्रश किया जा रहा है, वही हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं जो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ हुए थे। ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आप 2016 में देख लीजिए जो कुछ नवाज शरीफ के साथ अदालती जो कार्रवाई हुई और जिस तरह से उनको क्रश किया गया, अगर वो गलत था तो आज इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो सही है, और अगर वो सही था तो तब ये हम कह सकते हैं कि आज जो इमरान खान साथ हो रहा है तो फिर वो भी ठीक है, अब इसको करेक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो गलत था तो अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो सही कैसे है? आज वो वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? जब से नवाज शरीफ तशरीफ लाए हैं इंग्लैंड से, एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वोट को इज्जत दो, और जूं जूं वक्त गुजर रहा है अब उन्हें ये बात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भी नज़र आ रही है, रोज़े रोशन की तरह दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि अब वोट जो है, इसलिए ये नारा नहीं लग रहा वोट को इज्जत दो कि आज वोट नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो नारा इनफैक्ट फ्रेब था। उसका मतलब ये था कि मुझे इज्जत दो, क्योंकि वोट उस वक्त नवाज शरीफ के साथ था तो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, नहीं, इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि मुझे इज्जत दो, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता उसको उसकी बड़ी अशद ज़रूरत होती है। तो अब अगर आज नवाज शरीफ साहब ये नारा लगाएं
कि वोट को इज्जत दो, तो तब हम मानेंगे कि नवाज शरीफ वाकई ही नजरियाती शख्सियत बन गए हैं। और सियासत का असूल भी यही है, इंसाफ का तकाजा भी यही है। आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको पहले दूसरे को इंसाफ देना पड़ेगा। क्या हमारे सियासतदानों ने कभी ये सीखा है? नहीं। क्या ये सीखेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो फायदा मिले उसी को कैश करना जानते हैं। उन्होंने सीखा ही यही है। वो कहते हैं गो विद द फ्लो, जो मिल रहा है वो ले लो। इसका अंजाम क्या होगा, इससे उन्हें कोई गरज नहीं है कि वो जो भी होगा वो कबूल है। दूसरे लफ्जों में, अब अगर बार बार 4 दफा जो एक अंजाम उनके साथ जो हो चुका है पिछली 4 बार, 5वीं बार कैसे मुख्तलिफ होगा, उसकी कैसे उम्मीद है? क्या गारंटी है उनके पास कि अब 5वीं बार नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा नहीं होगा? आज अगर वो वोट को इज्जत दें, अब उनको ये बयानिया, वो कहाँ गया सारे का सारा बयानिया? वो जो नवाज शरीफ साहब नजरियाती बन गए थे, वो नजरियात कहाँ गए? वोट को इज्जत दो कहाँ गया? आज किसी कोई नाम ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं कहीं कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब, अगर आपको खुद को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरे को इंसाफ देना पड़ेगा। ये बात आप कब सीखेंगे? ये बात मुझे नहीं लगता कि आप सीखें। पाकिस्तान में कोई भी ये बात सीखने को तैयार नहीं है। आपको अपना हक चाहिए तो दूसरे को हक देना पड़ेगा। आपको इंसाफ चाहिए, दूसरे को इंसाफ देना पड़ेगा। ये कुदरत का कानून है। सिस्टम ऐसे नहीं बैठते कि आप सिर्फ कहें कि जब आप कहें कि इंसाफ दो तो इसका मतलब सिर्फ ये हो कि मुझे इंसाफ दो, लेकिन मैं दूसरे को इंसाफ नहीं दूंगा। जब आप दूसरे को इंसाफ नहीं देंगे तो आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मुमकिन ही नहीं है। यही सबक है जो पाकिस्तान में कोई भी सीखने को तैयार नहीं है, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये पूरा सिस्टम बैठ नहीं जाता। और अवाम है वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं लेते कि जब तक दूसरे को इंसाफ नहीं दोगे आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हर शख्स वहाँ इंसाफ का तकाजा करता है। पाकिस्तान में वावेला मचा रहा है पाकिस्तान में कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन तज्जिया करते हुए वो ये बात कबूल करने को तैयार नहीं है कि इसका रीज़न मैं खुद हूँ। अगर आज पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है तो इसका रीज़न हर वो शख्स है जो वहाँ रहता है। उसने अपने आप को से इंसाफ नहीं किया, उसने दूसरे को इंसाफ नहीं दिया, उसने अपने मुआशरे के साथ इंसाफ नहीं किया, उसने अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ इंसाफ नहीं किया, और कोई भी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये मसला ऐसे ही चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी प्राइस सब पे करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी इनके हालात जो हैं वो एक फकीरों जैसे हैं। दुनिया में हर चीज़ जो आपको अल्लाह ने दी है, हर चीज़ दी है अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल में दी है। आपको इतनी नेमतें आपको दी हैं, इतने वसाइल आपको दिए हैं कि आप सुबह से लेकर शाम आपको हो जाए, आप गिन नहीं सकते इन वसाइल को। आपके पास जो वसाइल हैं, आपके बेहतरीन नौजवान तबका आपके पास है जो दुनिया में कहीं भी जाता है वो कामयाब होता है। वो तबका वो वहाँ काम करता है, मेहनत करता है, और काम रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है। वो कामयाब है बाहर के मुल्कों में जाके। वही तबका आपके मुल्कों में रह के वो फेल है। हर चीज़ आपके पास है। दुबई, यूएई जिसे आप देखते हैं, बिल्कुल क्रॉस द रिवर फ्रॉम ग्वादर। आपके पास तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी जरखेज ज़मीन है, इतनी बड़ी आपके पास ज़मीन है कि ग्वादर जो है वो उसके अंदर से कितने 100 यूएई निकल सकते हैं। इसके बावजूद चाइना भी आपके साथ खड़ा है, इसके बावजूद आप दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। आपके लिए तो यही काफ़ी है। इब्रत जो आपके ऊपर जो ताजियाना जो है वो आपकी पीठ पर बरस रहा है, इब्रत का निशान जो है वो हम बने हुए हैं। ये ऐसे ही रहेगा जब तक कि हम ये रियलाइज नहीं करते कि इसकी पहल हर शख्स को अपने आप से करनी है। वो उसने जब इंसाफ उसको चाहिए तो पहले उसको दूसरे को इंसाफ देना पड़ेगा, वरना चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।